नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की इस नई लिस्ट में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं और इनमें कई सांसदों के नाम भी शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी चुनचुरा से विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी डोमजुर से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी तारकेश्वर से चुनावी मैदान में होंगे। हमारे सहयोगी मोनिदीपा बनर्जी ने बात की बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी से। From MP to MLA, are you looking forward to it or are you upset? नो, ऐसा कुछ बात नहीं। ये पार्टी का निर्देश है। मैं 2016 में भी लड़ी थी, हार गई थी। 2019 में हुगली से लड़ी थी। अभी पार्टी का ऊपर से निर्देश आया, लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगी। पार्टी के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, ये पार्टी का आदर्श है। कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, इसलिए एमपीज को लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी में सब लोग कैंडिडेट्स है। बंगाल में जनता ही कैंडिडेट है। बंगाल में जो जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है, वो वही कैंडिडेट है। हम लोग उसका साथ दे रहा है। साथ साथ आपके साथ बाबुल सुप्रियो को लगा दिया टॉलीगंज से कोलकाता में, क्यों? बहुत अच्छा है। बाबुल लड़ेगा टॉलीगंज से। टॉलीगंज वासी बाबुल को चाहता है, हुगली वासी मुझे चाहता है, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। आज तो आपने देखा ममता बनर्जी का व्हील चेयर रैली, योर कमेंट्स? देखिए, जल्दी वो स्वस्थ होकर मैदान में आए, मैं ये प्रेयर करता हूँ। लेकिन इसको लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नंदीग्राम के जनता के लिए जो उन्होंने एलिगेशन दिया था कि जनता ने पूरा षड्यंत्र करके बीजेपी नेताओं ने उसको धक्का मारा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था कि बोला है जिन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। इसके लिए नंदीग्राम वासी को उसका क्षमा चाहना होगा और अगले जो इलेक्शन होगा ये डेवलपमेंट का होगा इलेक्शन। ये डेवलपमेंट का कंपटीशन होना चाहिए, ये सिंपैथी का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सिंपैथी कार्ड खेला है तृणमूल? ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। नहीं, लेकिन नहीं चलेगा। आहत शेरनी उसने कहा है अपने काम। बंगाल में घर घर में आहत शेरनी है। घर घर में बहुत सारा चोट भी पहुंचे हैं, नारी के ऊपर अत्याचार भी हुआ है। वो शेरनी क्या करेगा? वो शेरनी ईवीएम बॉक्स में जवाब देंगे। तो आपने देखा, बीजेपी की इस लिस्ट को लेकर इंतजार किया जा रहा था। कल लंबी बैठक भी हुई, बड़ी चर्चा के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। 63 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं और कई सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर मैदान में उतारा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनिदीपा के पास चलते हैं। इस फैसले के ऊपर ज्यादा विस्तार से बता रही मोनिदीपा। बीजेपी ने 27 कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने घोषणा किया और उनमें से चार एमपी, सीनियर एमपी, उनको फील्ड किया गया है असेंबली इलेक्शन में। सबसे आकर्षक शायद बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल के 2 बार के एमपी हैं, उनको फील्ड किया गया है कोलकाता में टॉलीगंज सीट से। टॉलीगंज सीट पे खड़े हो रहे हैं राज्य के मंत्री अरूप बिस्वास, जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हैं। इनफैक्ट जिस दिन ममता बनर्जी ने घोषणा किया अपने कैंडिडेट्स का, उस दिन उन्होंने अरूप बिस्वास को मजाक करते हुए ये भी कहा कि अरूप देखो, शायद मैं भी कभी टॉलीगंज से लड़ लूँ। इसको लेके बीजेपी ने काफ़ी हलचल मचाया, कहा कि ममता बनर्जी नर्वस है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हें छोड़ दिया, फिर नंदीग्राम से लड़ रही हैं, लेकिन नंदीग्राम में अगर कोई दुर्घटना हो जाए इसलिए टॉलीगंज का उन्होंने नाम लिया। तृणमूल का कहना था ममता बनर्जी बस मजाक ही कर रही थी। बाबुल सुप्रियो वहाँ से लड़ेंगे, साथ साथ लॉकेट चैटर्जी जो हुगली के एमपी हैं वो लड़ेंगी छूचड़ा सीट से, वो भी हुगली जिले में पड़ता है। और रहा स्वप्न दास गुप्ता, जो दिल्ली में काफ़ी जाने माने हैं, राज्यसभा के एमपी बीजेपी के, वो लड़ेंगे तारकेश्वर से। तो आपने देखा, बीजेपी की लिस्ट आई तो उसमें सांसदों को यहां पर मौका दिया गया, लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले की बात को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुरक्षा अधिकारी की चूक की वजह से यह हादसा हुआ। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद टीएमसी ने
हमले का दावा किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चोट लगने के बाद साजिश की बात कही थी। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक को हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो किया। नंदीग्राम में प्रचार के दौरान चोट लगने के बाद वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखीं और ये रोड शो कोलकाता में गांधी मूर्ति से हाजरा तक हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपने लोगों को लेकर ज्यादा चिंतित हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरे पश्चिम बंगाल में व्हीलचेयर के जरिए ही घूमेंगी। আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। तो ममता बनर्जी को लगी इस चोट के बाद काफी सियासत भी पश्चिम बंगाल में हुई। उनको लगी चोट को टीएमसी ने हमला उनके ऊपर बताया था और अब कुछ दिन के अंतराल के बाद वो फिर से वापस लौटी प्रचार में। उन्होंने ये रैली की है, तो इस रैली में क्या कुछ रहा, किन मुद्दों को उन्होंने उठाया, इसके लिए मनी दीपक के पास चलते हैं और साथ ही ये भी आप देखिए कि वहां पर जो लोग आए थे उनका क्या कहना। एक चित्र 1000 शब्द कहता है। ऐसे ही चित्र, ऐसे ही दृश्य कोलकाता ने देखा आज। मुख्यमंत्री व्हील चेयर पे, पैर पे बैंडेज, और इस हालात में उनको गांधी के मूर्ति से हाजरा मोड़ को रास्ता परिक्रमा करते करते वो पहुंची। सारा कोलकाता ने देखा ये ऐतिहासिक एक दृश्य। मुख्यमंत्री नंदीग्राम में घायल हुई थी और आज वो निकल पड़ी। बुधवार को घायल हुई, आज निकल पड़ी अपने रैली और कैंपेन करने के लिए। आज चली गई हैं वो हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर और कल से उनका रैली शुरू। दादा कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं कलकत्ता से। अच्छा, क्यों आए हैं? दीदी के लिए। अरे दीदी क्या जीतेगी इस बार? दीदी जीतेगी। दीदी छाड़ा क्यों नहीं, तो दीदी जीत गए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रहा है कि ये सब किया है, नाटक किया। सब बाहर का आदमी है, सब बिहार। गैस का दाम बढ़ा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया गैस को लेके। तेल का दाम आदमी क्या खाएगा, वो तो बर्बाद कर दिया मोदी। दीदी आई वांट टू दीदी इन आवर बंगाल, नेक्स्ट सीएम इन आवर बंगाल ममता बनर्जी। बीजेपी आने वाला हर साल दीदी चाहिए। एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हराने के लिए इस बंगाल में आया, ये शर्म क्या बोला, इससे शर्म है। आज मेरा लाज है। अब बात असम की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के तिनसुकिया और शिवसागर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसा कहती है वैसा करती भी है। बीजेपी ने वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर असम से आंदोलन और आतंकवाद खत्म कर देंगे। 5 साल बाद असम में न आंदोलन है और न आतंकवाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगले 5 सालों में असम को बाढ़ मुक्त बना देगी। कांग्रेस को वोट करना यानी बदरुद्दीन अजमल को वोट करना है और अजमल को दिया गया एक भी वोट असम को घुसपैठियों से भर देगा। बीजेपी ही असम से घुसपैठियों को बाहर कर सकती है। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजे मुट्ठी और प्रचंड आवाज से हिंसा चाहिए या शांति चाहिए, बंदूक चाहिए या रोजगार चाहिए? मित्रों, पढ़ा लिखा डॉक्टर युवा चाहिए या आतंकवाद के खप्पर में मरने वाला युवा चाहिए? डॉक्टर युवा चाहिए ना? घुसपैठ चाहिए या विकास की ट्रेन चाहिए? बताइए, घुसपैठ चाहते हो आप? मुझे एक बात बताओ भाई, ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही, मगर उनके कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो
वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिलेगा और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी चाहिए। एक और 5 साल दे दीजिए, घुसपैठ आसाम के लिए भूतकाल बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी, यहां कभी घुसपैठ नहीं होने वाला। चुनाव आता है और विपक्ष के भाषण सुनते हैं तो सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई पड़ते, मगर हमारे सर्बानंद और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी सरकार चलाई है कि 5 साल तक विपक्ष भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मित्रों, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम हमने किया है। रत्नदीप चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। रत्नदीप, हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बाढ़ तो मुद्दा है ही असम में, उसकी भी उन्होंने बात की और साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा भी एक वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कांग्रेस की जगह कांग्रेस से ज्यादा निशाना उनके लिए बदरुद्दीन अजमल यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह? जी हां, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने असम में 2 जगह पे रैली की। आज केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो भी असम में थे, उन्होंने भी रैली किया, मगर जो लाइमलाइट रही वो अमित शाह की रैली के ऊपर रही। और आपने देखा जो बाइट्स हमने प्ले किया, वहां पे उन्होंने सीधा सीधा निशाना दागा था कांग्रेस के ऊपर, मगर सबसे ज्यादा जो टारगेट अब बीजेपी कर रही है वो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने, कल ही हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाई उनकी, वहां पे उन्होंने भी ये कहा था कि बीजेपी का सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। तो अजमल ने खुद ही कहा था कि बीजेपी मेरे को प्राइम टारगेट के सामने देख रही है। और आज और इसके पहले भी जो बीजेपी की कैंपेन रही उसका सीधा निशाना है अजमल के ऊपर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो ग्रैंड अलायंस हुआ है असम में, ये 8 पार्टियों का, उसमें कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सबसे बड़ा जो उसमें जो एलाई है वो है AIUDF। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ है लोअर असम में, जहां पे कि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है उनका मेजोरिटी है, और सदर्न असम में बराक वैली रीजन में जहां पे कि हिंदू और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पे जो अलायंस है वहां पे भी अजमल का एक ग्रिप है। सेंट्रल असम में भी कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे अजमल का ग्रिप है। पूरे असम को अगर देखा जाए, पिछली बार चुनाव में जो फर्स्ट फेज इस बार चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं अपर असम में। अपर असम में 47 सीट्स में चुनाव हो रहे हैं, अपर और सेंट्रल असम में, मगर ये 47 सीट्स में पिछले बार के आंकड़े अगर हम लोग देखें तो 35 सीट्स बीजेपी और उनके एलाई जीत चुकी है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो पहले चरण में जहां पे वोट है यहाँ पर असम में, जहां पे कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज ज्यादा रहते हैं, वहां पे बीजेपी ने एक दबदबा बनाया है। मगर ये ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे पिछले 2019 और 2020 में NTCA प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उसका भी एक अंडर करंट है। और इसके चलते बीजेपी को अगर पूरे बाकी हिस्सों की, बाकी असम के जो निचला असम है, जो मध्य असम है और जो बराक वैली क्षेत्र है, इसमें अच्छा करना है तो फिर ऊपरी असम में उसको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, पिछले बार जैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो एक अपर हैंड ले सकता है। क्योंकि जो जानकारों का ये दावा है कि जो निचले असम है उस इलाके में बदरुद्दीन अजमल का जो दबदबा है, उसके चलते बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और जो अलायंस है वो अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए इस बार जो अलायंस हुआ है उसके चलते जो इक्वेशन है, इलेक्शन इक्वेशन, इलेक्टोरल इक्वेशन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और इसके चलते अब बीजेपी सीधे सीधे निशाना साध रही है। क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेशन का मामला है, ये असम का सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू, आज की इशू नहीं है, ये पिछले 50 साल का इशू है, और इसी इशू के ऊपर हर साल असम में चुनाव होते हैं, हर साल इसी इशू के ऊपर सरकार बनती है। इस बार भी ये मुद्दा रहने वाला है रत्नदीप, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रैली में गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। आज अमित शाह असम के तिनसुकिया और शिवसागर में थे और वहां पर उन्होंने
अपनी रैली में साफ ये बातें कहीं कि बीजेपी घुसपैठियों को बाहर कर सकती है और कांग्रेस को वोट यानी अजमल को वोट देना है। तो यहां पर भी सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है। असम में आज गृहमंत्री ने वहां पर रैली की। इससे जुड़ा अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया रत्नदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संसदीय दल के अध्यक्ष होंगे। इसकी घोषणा पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा के जनता दल यूनाइटेड में विलय के बाद की। जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकांश मंत्रियों के साथ मौजूद थे। कुशवाहा ने भी विलय को जनता के जनादेश के अनुरूप बताते हुए कहा कि ये बिना किसी शर्त का है। जनादेश बिहार की जनता का यही था जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने अब अपने पार्टी में शामिल होने वाले को तुरंत पुरस्कार देने की अपनी परंपरा के अनुसार कुशवाहा के लिए भी घोषणा कर डाली। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की मजबूरी यह थी कि उनके आधारभूत वोट लव कुश में विभाजन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इस विलय के बाद अब कुशवाहा और नीतीश दोनों राहत की सांस लेंगे कि अब उन्हें एक दूसरे के जाति से विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे को कल देर रात गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किया गया और 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में इनको भेज दिया गया है। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियां मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का, गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सचिन वजे जो कि पुलिस में, मुंबई पुलिस के एपीआई हैं, जिन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया था, आज इन्हें यहां सत्र न्यायालय में लाया गया था, एनआईए की विशेष अदालत में। और एनआईए ने रिमांड के लिए मांग की और एनआईए ने कहा कि ये जो मामला है ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी का एक मामला है और इसमें अभी और भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है और साथ ही कुछ और भी लोग जो शामिल हैं उनके साथ एक दूसरे के सामने बिठाकर भी पूछताछ करनी है। और जो पूरी चेन है साजिश की, इस पूरी चेन को उजागर करने के लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, इसीलिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। अदालत ने 25 मार्च तक सचिन वजे की कस्टडी दे दी है। अब 25 मार्च तक सचिन वजे एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सचिन वजे जिस सीआईयू के प्रमुख थे, उसी सीआईयू के 4 पुलिसकर्मियों की पूछताछ अभी भी एनआईए दफ्तर में चल रही है और उनमें भी एक की भूमिका संदिग्ध तौर पर सामने आ रही है कि इस पूरे जो कांड हुआ है, प्लांटिंग की जो कोशिश की गई है,
उसमें सचिन वजह का उसने भी साथ दिया है, एक नाम आ रहा है और शाम तक शायद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और फिर आगे क्या एक्शन होता है वो देखना होगा। और साथ ही जो इनोवा कार जो कि स्कॉर्पियो के पीछे थी वो भी जब्त कर ली गई है और वो कार भी जो बड़े गंभीर मसला जो सामने उभर कर आया है कि वो पुलिस की कार निकली है कि सीआईओ जिस कार का इस्तेमाल करती थी इनोवा कार का, उसी के जरिए उसका उस स्कॉर्पियो कार के पीछे वही वो चल रही थी। तो ये बहुत बड़ा एक मसला उभर कर सामने आया है जिसको लेकर गहन जांच करनी, ये सब बताया गया था। उसी संदर्भ में ये पीसी ले गई और पुलिस हिरासत मिली है सचिन वजह की 25 मार्च तक। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार के बाद से पानी की सप्लाई बंद है। इससे लाखों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं, पानी खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। कई लोग प्राइवेट टैंकर मंगा रहे हैं तो कुछ जगहों पर सरकारी टैंकर भी जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि आज शाम तक पानी की सप्लाई शुरू हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है जिसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया है। अलीगढ़ पुलिस ने फर्जी बलात्कार का मुकदमा लिखाकर पैसे की मांग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल और शहाबुद्दीन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने किसी को धमकी दी थी और पैसे की मांग की थी। इसके लिए एक महिला को प्रलोभन देकर मडराग थाने में 376 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस मामले की जांच के बाद साजिश के तहत मुकदमा करने वाले दोनों लोगों को जेल भेज रही है। बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए रांची में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। रांची नगर निगम ने शनिवार नो कार अभियान शुरू किया और इसके तहत शनिवार को लोगों से कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने की अपील की गई। इसके लिए सभी विधायकों, सचिवों और अधिकारियों को पत्र भेजकर अभियान के लिए निकलने वाली रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया। इस अभियान में लोग स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 लोगों की मौत हो गई है। केवल मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बढ़ते केस की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल चेतावनी भरे लहजे में अपील जारी करते हुए कहा कि वो होटल और मॉल्स बंद नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन अगर लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंक के खिलाफ साझा सैन्य अभ्यास कर रही हैं। भारत की ओर से वो कुमाऊं रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसने 1962 की लड़ाई में चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। यह न तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के गुर सीख रही हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के युद्ध कौशल और दक्षता एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। फायरिंग, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन और फिर रूम इंटरवेंशन ड्रिल भी मिलकर की जा रही है। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का वो होता है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए काफी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, उसके बारे में हम उज्बेकिस्तान के ट्रुप्स को काफी जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम काउंटर टेररिज्म रोल में अपनी ड्रिल्स, अपनी प्रैक्टिसेस और जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं
उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अमेरिका से हाल ही में ली गई सिग सोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि जब रियल में ऑपरेशन करना हो तो हर लिहाज से कामयाब हो। दस्तलिक सैन्य अभ्यास 10 मार्च से शुरू हुआ है जो 19 मार्च तक चलेगा। इस सामरिक अभ्यास के जरिए भारत की कोशिश मध्य एशिया में चीन की बढ़त को रोकना है, साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करना है। दस्तली को उज्बेक भाषा में दोस्ती भी कहा जाता है और इसी दोस्ती के मार्फत भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते पांव को पसारने से रोकने में जुटा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस सैन्य अभ्यास पर चीन की भी नजर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।